आज हम मिडवेस्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की कहानी में गहरे उतरेंगे। इन्होंने हाल ही में अपना आईपीओ पूरा किया है और अपनी पहली अर्निंग्स कॉल भी की है। तो हमारे पास इनकी अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है और एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी। और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी आखिर कर क्या रही है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मतलब ऊपर से देखें तो ये एक पत्थर निकालने वाली कंपनी लगती है जो दशकों से ग्रेनाइट का कारोबार कर रही है। हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ा और खोदें तो पता चलता है कि ये कंपनी एक बेशकीमती पत्थर बेचकर बड़ी हुई, पर अब उसकी नजर भविष्य के जादुई खनिजों पे है। जादुई खनिज। वो खनिज जो हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सैटेलाइट तक हर चीज को चलाते हैं। आज हम यही देखेंगे कि क्या ये कंपनी जमीन के नीचे से पत्थर निकालने वाली कंपनी से एक हाईटेक मटेरियल साइंस कंपनी बन पाएगी। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी की नींव से, मतलब इनके ग्रेनाइट के कारोबार से। प्रेजेंटेशन में एक नाम बार बार आता है, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट। ये इतना खास क्यों है? हाँ, और ये बात बड़ी मजेदार है। ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट दुनिया भर में सिर्फ एक जगह मिलता है। सिर्फ एक जगह? कहाँ? आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है चिमाकुर्थी, और मिडवेस्ट के पास दशकों से इस खास पत्थर को निकालने के विशेष खनन अधिकार हैं। ये भारत में ब्लैक गैलेक्सी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। मतलब इस एक पत्थर पर इनका लगभग, हाँ, एकाधिकारी कह सकते हैं। एक तरह की मोनोपोली। बिल्कुल, काफी हद तक। अगर आंकड़ों में देखें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत से जितना भी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट हुआ, उसका 64% हिस्सा अकेले मिडवेस्ट ने किया था। 64%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये विशिष्टता और बाजार पर पकड़ इनके बिजनेस का वो मजबूत खंबा है जिससे लगातार पैसा आता रहता है। लेकिन क्या ये एकाधिकार हमेशा बना रहेगा? मतलब माइनिंग लीज तो रिन्यू होती हैं। क्या कोई और कंपनी आकर इन्हें चुनौती नहीं दे सकती? सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब इनकी रणनीति में छिपा है। देखिए, भारत में ग्रेनाइट का बाजार काफी हद तक मतलब असंगठित है। छोटे छोटे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ओके। ऐसे में मिडवेस्ट एक बड़े और संगठित खिलाड़ी के तौर पर काम करता है। इनके पास दशकों का अनुभव है, टेक्नोलॉजी है और पक्के ग्राहक हैं। अच्छा। तो हाँ, कोई नई कंपनी आ तो सकती है, लेकिन मिडवेस्ट ने जो सालों में अपनी पकड़ बनाई है उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और एक तरह का सुरक्षा कवच भी। तो इनके ग्रेनाइट बिजनेस की नींव तो बहुत मजबूत है। एक अनोखे प्रोडक्ट पर इनका कब्जा है। लेकिन जाहिर है कंपनी सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, और यहीं से कहानी में आता है इनका अगला कदम, क्वार्ट्ज। बिल्कुल सही। जो दिखने में तो एक और पत्थर है, पर इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा भविष्य से जुड़ा है। एग्जैक्टली, यहीं से कहानी भविष्य की तरफ मुड़ती है। कंपनी ने हाल ही में एक नया क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है, जिसकी क्षमता लगभग 3 लाख मीट्रिक टन सालाना है। 3 लाख? और अब आईपीओ से जो पैसा मिला है उससे वे इस क्षमता को 2 गुना करने जा रहे हैं। 2 गुना? मतलब सीधा 6 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा। हाँ। ठीक है, पर ये क्वार्ट्ज जाता कहाँ है? क्या ये वही पत्थर है जो आजकल किचन के काउंटर टॉप में बहुत इस्तेमाल होता है? हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा उसी इंजीनियर किए गए पत्थर उद्योग में जाता है। लेकिन असली रणनीतिक चाल वो नहीं है। तो फिर क्या है? इसका एक बड़ा और भविष्य के लिहाज से बहुत जरूरी उपयोग है सोलर पैनल बनाने वाले ग्लास के लिए। अच्छा। एक कच्चे माल के रूप में। सोलर ग्लास? ये दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। देखिए, भारत में सोलर ऊर्जा पर जोर बढ़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और सोलर ग्लास की मांग हर साल 30% की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन आज भी हम अपनी जरूरत का 65% सोलर ग्लास दूसरे देशों से आयात करते हैं। 65%? हाँ, खासकर चीन और मलेशिया से। मिडवेस्ट का लक्ष्य इसी आयात को घरेलू उत्पादन से बदलना है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि सोलर पैनल बनाने की लागत में सबसे बड़ा हिस्सा ग्लास का ही होता है। तो अगर ये हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज से सस्ता और अच्छा सोलर ग्लास बना पाते हैं तो यह पूरे सोलर इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक कदम भी हो सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती। ओके। अपने दूसरे चरण में वे अल्ट्रा हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज बनाने की क्षमता भी जोड़ रहे हैं। अल्ट्रा हाई प्योरिटी? हाँ, ये वो क्वार्ट्ज है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में और दूसरे हाईटेक उपकरणों में होता है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसे किचन काउंटरटॉप से शुरू करके सोलर पैनल और फिर सेमीकंडक्टर तक की सीढ़ियां चढ़ रही है। ये सिर्फ विस्तार नहीं,
ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा जंप है। एक कंपनी जो किचन के काउंटर टॉप के लिए पत्थर निकालती थी, वो अब सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जरूरी सामान बनाने की बात कर रही है। और ट्रांसक्रिप्ट में भारी खनिज रेत, हेवी मिनरल सैंड्स और रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का भी जिक्र है। ये कैसे संभव है? यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और भविष्योन्मुखी पहलू है। कंपनी ने श्रीलंका में भारी खनिजों के अन्वेषण के लिए लाइसेंस हासिल किए हैं। श्रीलंका में? हाँ, इनमें इल्मेनाइट और रूटाइल जैसे खनिज शामिल है, जो टाइटेनियम बनाने के मुख्य स्रोत हैं। टाइटेनियम मतलब वही जो? हाँ, वही टाइटेनियम जो फाइटर जेट्स, सैटेलाइट और मेडिकल इम्प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। फाइटर जेट्स? तो ये तो पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया हो गई। बिल्कुल। और इन दुर्लभ मृदा खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या? ये नाम आजकल बहुत सुनने में आता है। जब इन भारी खनिजों को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से एक सह उत्पाद निकलता है जिसे मोनाजाइट कहते हैं। मोनाजाइट? ये मोनाजाइट ही नियोडीमियम और प्रेजोडीमियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों का खजाना है। ये वो तत्व हैं जिनसे वो शक्तिशाली चुंबक बनते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज की मोटर में, हाँ, और पवन चक्कियों में, और पवन चक्कियों के टरबाइन में, और लगभग हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है। रेयर अर्थ मिनरल्स आज के दौर का डिजिटल तेल है और चीन इसका ओपेक बना बैठा है। दुनिया की लगभग 80-90% सप्लाई चीन से कंट्रोल होती है। सही है। ऐसे में मिडवेस्ट का इस क्षेत्र में आना सिर्फ एक नई प्रोडक्ट लाइन जोड़ना नहीं है, ये भारत को एक बहुत ही संवेदनशील सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इसकी मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा है और दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बेचैन है। तो ये पूरी तस्वीर अब साफ हो रही है। ग्रेनाइट से मजबूत कैश फ्लो, क्वार्ट्ज से सोलर और सेमीकंडक्टर की दुनिया में कदम, और फिर रेयर अर्थ से सीधे जियोपॉलिटिक्स के खेल में एंट्री। लेकिन ये सब करने के लिए पैसा भी बहुत लगेगा। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में अर्निंग्स कॉल से क्या पता चलता है? प्रदर्शन काफी ठोस दिख रहा है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के जो आंकड़े दिए गए हैं, हाँ, उनमें राजस्व 8% बढ़कर 301 करोड़ रुपए और मुनाफा यानी ईबीडीआई 16% बढ़कर 86 करोड़ रुपए हो गया है। मार्जिन भी सुधरकर 28% से ऊपर है, जो इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। और जो आईपीओ से करीब 250 करोड़ रुपए जुटाए गए, उनका इस्तेमाल कैसे होगा? उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा सीधे ग्रोथ में जा रहा है। सबसे पहले क्वार्ट्ज प्लांट की क्षमता को दोगुना करने में। ओके। दूसरा, कुछ खदानों को मॉडर्न बनाने में, जिसमें इलेक्ट्रिक डंप ट्रक और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शामिल है। और बाकी कुछ पैसा पुराने कर्ज को चुकाने में जाएगा ताकि कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत हो सके। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात उनके भविष्य की योजना है। अगले 3 से 4 सालों में वे अपने राजस्व को 2.5 गुना और मुनाफे को 3 गुना से भी ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 3 गुना? हाँ, और ये आत्मविश्वास उनके इन्हीं नए बिजनेस यानी क्वार्ट्ज और रेयर अर्थ से आ रहा है। आपने इलेक्ट्रिक डंप ट्रकों का जिक्र किया। ये किसी माइनिंग कंपनी के लिए थोड़ा असामान्य लगता है। क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इसका कोई वास्तविक फायदा भी है? नहीं, ये एक बहुत ही समझदारी भरा और प्रगतिशील कदम है। वे शायद भारत की पहली ग्रेनाइट खदान है जहां इन बड़े इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वे इन ट्रकों को अपनी ही खदानों में लगाए गए सोलर पावर प्लांट से चार्ज करने की योजना बना रहे हैं। मतलब एक तीर से दो शिकार। बिल्कुल, डीजल का खर्च भी बचा और कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट भी कम हुआ। और सुनने में आया है कि वे अपने कुछ उपकरण भी खुद ही बना रहे हैं। हाँ, इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। ग्रेनाइट काटने के लिए डायमंड वायर नाम का एक बहुत जरूरी और महंगा उपकरण लगता है। पहले ये इसे बाहर से खरीदते थे, अब इन्होंने इसका इन हाउस उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी अपना सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल या उपकरण चाहिए वो बाजार से खरीदने के बजाय अब वे खुद ही बना रहे हैं। जैसे कोई बेकरी वाला अपनी ब्रेड के लिए आटा भी खुद ही पीसने लगे। बिल्कुल सही। इससे उन्हें लागत और गुणवत्ता दोनों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी, मजबूत और कुशल कंपनी बनाती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो अपनी जड़ों यानी अपने दशकों पुराने ग्रेनाइट के कारोबार पर मजबूती से खड़ी है, लेकिन साथ ही भविष्य के उच्च विकास वाले क्षेत्रों सोलर, सेमीकंडक्टर, टाइटेनियम और रेयर अर्थ में बहुत महत्वाकांक्षी छलांग लगा रही है। हाँ, ये पारंपरिक खनन कंपनी से एक विविध और एकीकृत सामग्री विज्ञान कंपनी में बदलने की यात्रा है। वे एक ऐसी कंपनी बनने की राह पर है जिसके उत्पाद
किचन काउंटरटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और फाइटर जेट्स तक की सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में घूम रहा है। कंपनी का ग्रेनाइट व्यवसाय दशकों से स्थापित है, स्थिर है, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे कैसा करेगा। सही है। लेकिन रेयर अर्थ जैसे नए क्षेत्र ये न केवल तकनीकी रूप से बहुत जटिल हैं, बल्कि भारी भू राजनीतिक उथल-पुथल से भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। तो स्रोतों में बाजार के जोखिम को कम बताया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के महत्वाकांक्षी विविधीकरण में जमीनी स्तर पर काम को लागू करने और मतलब अप्रत्याशित भू राजनीतिक जोखिम क्या हो सकते हैं। हाँ, ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। एक कंपनी इन नए अस्थिर क्षेत्रों में प्रवेश करते समय अपने पुराने स्थिर व्यवसाय के अनुभव को इन नए जोखिमों के साथ कैसे संतुलित करती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।